नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस, पार्ट 11। इंस्पेक्टर रावत के ऑफिस में डॉक्टर मदान सिर झुकाए बैठा था। कदमों की आहट सुनकर उसने गर्दन घुमाई और अजय पर निगाह पड़ते ही फट पड़ा। तुम अब आए हो? जानते हो वह बदमाश मेरी बेटी को लेकर भाग गया। यही है तुम्हारा काम करने का ढंग। शांत हो जाइए, अजय ने कहा। वे जल्दी ही पकड़े जाएंगे। मुझे झूठी तसल्ली मत दो। यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, अजय ने कहा और उसे बोलने का मौका दिए बगैर पूछा, क्या अनीता मेहता का इलाज अभी भी आपकी देखरेख में चल रहा है? हाँ। क्यों? वह आपके नर्सिंग होम में ही है? डॉक्टर ने बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन उस कमीने लड़के ने मुसीबत खड़ी कर दी और जा नहीं सका। मेरे पेशेंट नेगलेक्ट हो रहे हैं। आइए, अब वहाँ चलते हैं। किस लिए? मिसेस मेहता इस केस को निपटाने और आपकी बेटी तक पहुँचने में हमारी मदद कर सकती है। डॉक्टर खड़ा हो गया। वह अनिश्चित सा था। अजय उसे साथ लिए बाहर आ गया। दोनों डॉक्टर की कार में सवार हो गए। मिसेस मेहता कैसे रोजी को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है? अचानक उसने पूछा। मैं यकीनी तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन पीटर से उसके गहरे ताल्लुकात थे और पीटर इस साजिश में उस लड़के मंजुल का पार्टनर था। इसलिए मंजुल के बारे में किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा वह जानती हो सकती है। मुझे तो उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। मिसेस मेहता ने केस के बारे में आपसे बातें की थी? उसकी दिमागी हालत की जानकारी होने और डॉक्टर होने के नाते उसके साथ बातचीत में इस पर जोर मैंने नहीं दिया। डॉक्टर हिचकिचाता सा बोला। फिर भी इस बारे में बातें तो हुई ही थी। उसकी दिमागी हालत का इससे सीधा और गहरा ताल्लुक है, इसलिए इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप खुलासा तौर पर बताएंगे? नहीं, यह मेरे पेशे का उसूल है और यह इंसानी जिंदगी का सवाल है। मत भूलिए कि एक आदमी का मर्डर किया गया था। हमारे पास सबूत है कि पीटर के करीमगंज आने से पहले भी मिसेस मेहता उसे जानती थी। उसकी हत्या की गवाह भी वह थी, इसलिए इस बारे में उसकी कही गई हर एक बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नहीं, क्योंकि न तो वो घटना उसे साफ तौर पर याद है और न ही यकीनी तौर पर कुछ कहने की हालत में वह है। यानी इस बारे में जो वह कहती है उसे इसका भ्रम कहा जाएगा। बेशक इसकी बातें उन वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाती जिसकी जानकारी हमें है। इंस्पेक्टर रावत से भी इस बारे में मैं बातें कर चुका हूँ और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि मृतक की हत्या हरीश मोहन नामक एक बदमाश ने ही की थी। इसमें शक की बड़ी भारी गुंजाइश है, अजय ने कहा। इंस्पेक्टर रावत ने अभी हरीश मोहन का बयान लिया था। विशालगढ़ के एक जुआरी ने हरीश को अनीता मेहता को डरा धमका कर उससे पैसा वसूलने के लिए भेजा था। पीटर बीच में आ गया। हरीश ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन उससे पहले पीटर उसे गोली मार चुका था। हरीश उसे बेहोश पड़ा छोड़कर भाग गया। उसका दावा है कि उसके जाने के बाद किसी और ने पीटर को चाकू भोंककर मार डाला। मदान का चेहरा कठोर हो गया। विंडशील्ड को ताकती उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव थे मानो न चाहते हुए भी वह किसी खौफनाक चीज को देखने पर विवश था। लेकिन रावत ने कहा था हरीश ही कातिल है, उसने कहा, मगर उसकी आवाज़ में अब इतना दम नहीं था। रावत का अनुमान गलत था। हम सभी गलती पर थे। तुम्हारा कहने का मतलब है अनीता मेहता शुरू से सच्चाई बताती रही है? वह क्या बताती रही है यह मैं नहीं, आप जानते हैं डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर भटनागर और दूसरे साइकेट्रिस्ट को यकीन है कि अनीता का खुद पर इल्ज़ाम लगाना उसके बीमार दिमाग के वहम है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था। वह खुद पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है? पीटर की मौत का? मदान खामोश बैठा रहा। कुछ देर के लिए बुरी तरह हिल जाने की वजह से वह भूल गया था, लेकिन अब वह पुनः सिर्फ डॉक्टर बन चुका था। मेरे किसी मरीज की जाति मामलात के बारे में मुझसे जिरह करने का कोई हक तुम्हें नहीं है। जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन अगर अनीता मेहता ने पीटर की हत्या की थी तो किसी भी तरह आप उसे नहीं बचा सकते। यह जानते हुए भी उसे बचाना चाहते हैं, यह देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि इस तरह आप न सिर्फ कानून तोड़ रहे हैं बल्कि अपने पेशे उसूलों का भी अपमान कर रहे हैं। आपके पेशे के उसूलों को मैं बेहतर समझता हूँ। डॉक्टर का स्वर तनावपूर्ण था।
दिमागी कश्मकश में फंसे डॉक्टर के माथे पर पसीना झलक आया। अपने मरीजों की भलाई के लिए वह इतना ज़्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा था कि अपनी बेटी को भी भूल गया था। क्या वह आपके सामने कबूल कर चुकी है डॉक्टर? अजय ने पूछा कि पीटर का मर्डर उसी ने किया था। डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी ओर गर्दन घुमाई। क्या क्या अनीता मेहता पीटर के खून के जुर्म का इकबाल कर चुकी है? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। उसने इंजन स्टार्ट करके कार पुलिस स्टेशन के प्रांगण से बाहर निकाली और खामोशी से ड्राइव करने लगा। अजय ने भी न बोलना ही बेहतर समझा, इस उम्मीद में कि शायद इस तरह अनीता मेहता से बातें करने का मौका पा सकता था। नर्सिंग होम के पार्किंग में कार पार्क करके डॉक्टर भीतर दाखिल हुआ। अजय भी उसके साथ था। साइकेट्रिक विंग की ओर से आती 21 वर्षीय नर्स ने सम्मानित स्वर में मदान का अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मदान थके से स्वर में बोला। मिसेस मेहता कैसी हैं? उससे मिलना चाहता हूँ। सॉरी डॉक्टर, वह तो जा चुकी हैं। कहाँ? मिस्टर मेहता आज सुबह ही उन्हें घर ले गए। किसकी इजाज़त से? बगैर इजाज़त। लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उसने लिख कर दिया है? यस सर। डॉक्टर पलटकर बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ गया। वह इतनी तेज चल रहा था कि उसके साथ लगा रहने के लिए अजय को दौड़ना पड़ा। वह आदमी बेवकूफ़ है। इंजन स्टार्ट करके डॉक्टर तीव्र स्वर में बोला। पत्नी की सुरक्षा के मामले में रिस्क लेने की इजाज़त उसे नहीं दी जा सकती। वह औरत उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक है। क्या यह पीटर के लिए भी खतरनाक थी? अजय ने पूछा। जवाब में डॉक्टर गहरी सांस लेकर रह गया। कार तेजी से दौड़ती रही। शहर से बाहर गोल्डन हिल की चढ़ाई चढ़ते समय सड़क पर निगाहें जमाए डॉक्टर बोला। उस बेवकूफ़ और बदकिस्मत औरत ने मुझे बताया था कि पीटर की हत्या उसी ने की थी, लेकिन मैंने उस पर गौर नहीं किया। उसकी कहानी मुझे सच नहीं लगी। मुझे यकीन था कि वो उसके बीमार दिमाग का वहम है। इसलिए आपने इंस्पेक्टर रावत को इससे पूछताछ नहीं करने दी? डॉक्टर होने के नाते मरीज की भलाई की खातिर वो मेरा फर्ज था, लेकिन अब लगता है वो मेरी गलती थी। लगता है? आपको यकीन नहीं है? अब मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा। उसने आपसे जो भी कहा था उसी के लफ्ज़ों में बताइए। उसने झगड़ने की आवाज़ें सुनी। 2 आदमी गालियां बकते हुए आपस में लड़ रहे थे। फिर एक फायर हुआ। वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके प्रवेश द्वार पर पहुंची। पीटर लॉन में पड़ा था। दूसरा आदमी कांटेसा लेकर भाग रहा था। जब कार चली गई तो वह बाहर पीटर के पास पहुंची। उसका इरादा पीटर की मदद करने का था, उसका कहना था, लेकिन घास में पड़ा उसको चाकू देखा। उसने चाकू उठा लिया और भोंक दिया। अजय कुछ नहीं बोला। कार उस प्राइवेट रोड की चढ़ाई चढ़ रही थी जो सीधी मेहता की कोठी तक जाती थी। दस्तक के जवाब में फौरन मेहता ने दरवाज़ा खोला। जाहिर था कि उसने कार की आवाज़ सुन ली थी और दरवाजे के पीछे खड़ा डॉक्टर द्वारा दस्तक दिए जाने का इंतज़ार कर रहा था। तेज धूप के आते ही उसकी सुर्ख आंखों में पानी आ गया और छींक आ गई। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? डॉक्टर ने पूछा। अपने कमरे में। यहाँ नर्स होनी चाहिए। नर्सिंग होम में इतना शोर और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है हमारे दरवाजे पर हुई उस वारदात के बारे में तुम मुझसे बड़ी पूछताछ कर रहे हो, जिससे अनीता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जबकि तुमने खुद ही मुझसे कहा था उसे इस बारे में बातें करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उसने खुद ही अपनी मर्जी से उस बारे में बातें की थी। एक तरफ हटो और मुझे उससे मिलने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर। और सुनो डॉक्टर, तुम्हारी सेवाओं को मैं इसी वक्त से ख़त्म कर रहा हूँ। अनीता के इलाज के लिए मैं नया डॉक्टर रख लूँगा और दूसरी ऐसी जगह का इंतज़ाम कर लूँगा जहाँ वह आराम चैन से रह सके। डॉक्टर घरेलू नौकर नहीं होते मेहता, जिन्हें जब चाहो रख लो और जब चाहो निकाल दो। लेकिन डॉक्टर को किसी के घर में जबरन घुसने का हक भी हासिल नहीं है। डॉक्टर का अपने मरीज के लिए फ़र्ज तो होता है। तुम्हारे फ़र्ज और इलाज के 3rd डिग्री तरीकों को मैं देख चुका हूँ। एक और बात सुन लो, अनीता ने तुमसे जो भी कहा है कानूनन उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके वकील की हैसियत से तुम्हें और दूसरे लोगों को मैंने कुछ तथ्यों का पता लगाने में मदद करने के लिए रखा था, समझे? अगर तुमने उन तथ्यों या गलत तथ्यों को किसी भी रूप में किसी के सामने प्रकट किया
तो मैं तुम पर क्रिमिनल केस कर दूंगा। तुम दो तरफा बातें कर रहे हो। अब तक मात्र दर्शक की भांति खड़ा अजय बोला। तुम किसी पर कोई मुकदमा नहीं करोगे। अच्छा, तुम भूल रहे हो कि मोटे तौर पर तुम्हारी स्थिति भी वही है जो डॉक्टर मदान की है। मैंने तुम्हें एक इन्वेस्टिगेशन करने और जुबानी रिपोर्ट देने के लिए इंगेज किया था उस मामले में, और ज़्यादा कुछ करने का मतलब है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कानूनन जुर्म है। अजय को ताव आ गया। मेहता ने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद करना शुरू किया तो उसने अपना पांव अड़ा दिया। तुम हमें नहीं रोक सकते मेहता। मेहता ने दरवाजे के पीछे से राइफल उठाई और तनिक पीछे हटकर उस पर तान दी। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। इसे रख दो, डॉक्टर ने कहा और दरवाजे में अजय के आगे खड़ा हो गया। सामने तनी राइफल की परवाह न करते हुए बोला, इसे अलग रख दो। मेहता, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो। तुम बेहद परेशान और अनीता के लिए बेहद फिक्रमंद हो, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं, अनीता के भी दोस्त हैं। हम तुम दोनों की मदद करना चाहते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों अनीता से बातें करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बेवकूफ़ी मत करो देवराज। तुम अकेले अपने घर पर एक बीमार औरत की देखभाल नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ अपनी कोई परवाह तुम्हें नहीं है, लेकिन अनीता की भलाई और हिफाजत का ख्याल तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसे इलाज और देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए मुझे अंदर आकर उसे देखने दो। नहीं, मेहता चिल्लाया, पीछे हटो वरना शूट कर दूंगा। मेहता की आवाज़ उसकी पत्नी तक पहुंच गई थी। अंदर कहीं से वह चिल्लाई, नहीं। मेहता ने किसी गवादी की भांति पलकें झपकाई। उसके पीछे से उसकी पत्नी के चीखने और घूंसे मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। फिर कांच टूटने का छनाका हुआ। दोनों ओर से पड़ते मानसिक दबावों के बीच फंसा मेहता तनिक शोर की दिशा में घूम गया। राइफल भी उसी के साथ ही घूम गई, लेकिन मेहता का ध्यान इस ओर नहीं गया। अजय ने मौके का पूरा फायदा उठाया। फुर्ती से डॉक्टर के बगल से गुजरकर उसने बाएं हाथ से राइफल की नाल पकड़ी और दाएं से मेहता की टाई की गांठ पकड़कर उसे परे धकेल दिया। राइफल अजय के हाथ में आ गई। मेहता दीवार से जा टकराया और गिरता गिरता बचा। उसकी सांसें अव्यवस्थित थी। माथे पर झूल आए बाल आंखों में घुस रहे थे। अजय ब्रीच खोलकर राइफल की गोलियां निकालने लगा। अचानक अंदर से भागते कदमों की आहट आती सुनाई दी। फिर प्रवेश हॉल के दूसरे सिरे पर अनीता प्रकट हो गई। उसकी आंखें बोझिल थी। बाल बिखरे हुए, ड्रेसिंग गाउन सिकुड़कर पीछे पहुंच जाने की वजह से शरीर का सामने का अधिकांश भाग नंगा नजर आ रहा था। टांग में आए कट से निकलता खून उसके नंगे पैर से बहता हुआ फर्श पर गिर रहा था। खिड़की से टूटे कांच से मुझे कट लग गया, वह बोली। तुम्हें कांच तोड़ने की जरूरत क्या थी? मेहता गुर्राता हुआ उसकी ओर झपटा। फिर एकाएक उसे डॉक्टर और अजय की मौजूदगी का ध्यान आया तो उसकी आवाज़ में विष घुल गया। गाउन ठीक करो डार्लिंग। बाहर वालों के सामने इस तरह तुम्हें नहीं आना चाहिए। अपने कमरे में जाओ। डॉक्टर मदान बाहर वाले आदमी नहीं हैं। वह अपने गाउन के दोनों सिरे पकड़कर उन्हें आगे खींचकर बोली। फिर डॉक्टर की ओर देखा। आप मेरे जख्म का इलाज करने आए हैं ना? और अनिश्चित सी उसकी ओर बढ़ी। डॉक्टर खुद ही उसके पास आ गया। हाँ, आओ अपने कमरे में चलो, मैं पट्टी कर दूंगा। लेकिन मैं उस कमरे में जाना नहीं चाहती। उस जगह से मुझे नफरत है। मेरा दम घुटता है। वहाँ पीटर मुझसे मिलने आया करता था। चुप करो, मेहता गुर्राया। अनीता डॉक्टर के पीछे खड़ी हो गई और उसके कंधे पर से अपनी पति की ओर पीड़ित निगाहों से देखा। चुप करो, चुपचाप बैठो और इसका जिक्र मत करो। सिर्फ यही कहते रहते हो मुझसे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है देवराज? मेरे और पीटर के बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर मदान को तो खुद मैंने ही सब कुछ बताया था। उसने अजय की ओर देखा। और इस आदमी के चेहरे पर लिखा है, यह भी मेरे बारे में जानता है। उसे आपने मारा था मिसेस मेहता? अजय ने पूछा। जवाब मत देना, मेहता बोला। लेकिन मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। इस तरह मेरे दिलो दिमाग से सारा बोझ उतर जाएगा। उसके होठों पर पीड़ा भरी मुस्कान उभरी, फिर गायब हो गई। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। काली कार वाले ने उसे बेहोश कर दिया था। मैं बाहर गई और उसे चाकू भोंक दिया। उसने अपना हाथ नीचे गिराकर यूं मुट्ठी भींची मानो किसी चाकू के दस्ते को उसमें कस रही थी। मेहता गौर से उसे देख रहा था। आपने ऐसा क्यों किया?
अजय ने पूछा। पता नहीं, मेरा ख्याल है मैं उससे ऊब गई थी। मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैंने उसकी जान ली थी। मैं मौत की सज़ा पाने की हकदार हूँ। उसके इन शब्दों में एक प्रकार की कृत्रिमता सी थी। उसने ये शब्द यूं बोले थे मानो डोरियों द्वारा संचालित कोई आदमकद पुतली किसी दूसरे की आवाज़ में बोल रही थी, जबकि उसकी आंखों में से बेगुनाही साफ झलक रही थी। मुझे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, वह बोली। ठीक है ना देवराज? मेहता को गुस्सा आ गया। मुझे इससे अलग ही रखो। लेकिन तुमने ही तो कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, वह डांटती हुई सी बोली। तुमने कहा था मेरे तमाम गुनाहों की सिर्फ एक ही सज़ा है, मौत। तुमने ठीक ही कहा था। मैंने तुम्हारा सारा पैसा जुए में गंवा दिया, दूसरे आदमी के पास जाकर रहने लगी, और अब मैं खूनी भी हूँ। इसे यहीं ख़त्म कर दो। मेहता याचनापूर्वक डॉक्टर से बोला। मेरी पत्नी बीमार है और इसे टांग में चोट लगी है। आपको इससे पूछताछ नहीं की जाने देती चाहिए। और अजय प्रेस रिपोर्टर है, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी पर यह कह रहा हूँ, अजय बोला। मिसेस मेहता, आपको पीटर बेंजामिन को चाकू भोंकने वाली बात याद है? पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन याद आना जरूर चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देवराज ने मुझे देखा था। अजय ने मेहता की ओर देखा, लेकिन मेहता ने उसकी ओर नहीं देखा। वह यूं दीवार से सटा खड़ा था मानो उसी में समा जाना चाहता था। देवराज यहाँ नहीं था, अजय ने कहा। जब आपने फ़ोन किया वह दीवान पेरिस में था। यह आ गया था। पीटर उस वक्त भी घास में पड़ा था। उसके मुंह से अजीब सी खर्राटे लेने जैसी आवाज़ें निकल रही थी। मैंने उसकी कमीज़ के बटन खोल दिए थे ताकि वह आराम से सांस ले सके। आपको यह सब तो याद है, लेकिन चाकू भोंकना याद नहीं। वो बात मेरे दिमाग से निकल गई होगी। मेरे दिमाग से हमेशा बातें निकल जाया करती हैं। देवराज से पूछ लो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे सोचने दो। मुझे याद है, मैंने उसकी कमीज़ में हाथ घुसेड़ा था, यह देखने के लिए कि उसका दिल सही ढंग से धड़क रहा है। वो यूं उछल कूद सी करता महसूस हुआ मानो कोई छोटा सा जानवर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी छाती पर घने और बड़े बाल थे। मेहता ने गुर्राहट से ली। फिर आपने क्या किया? अजय ने पूछा। मैं कुछ नहीं। कुछ देर वहीं बैठी मैं उसे देखती रही। फिर अपनी बाहों में लेकर मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह उसी तरह खर्राटे लेता रहा। जब देवराज पहुंचा, वह तब भी खर्राटे ले रहा था। मुझे उसके साथ देखकर देवराज को गुस्सा आ गया। मैं भागकर अंदर आ गई, लेकिन खिड़की से देखती रही। वह सिर झुकाए धीरे धीरे बोल रही थी। अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था और आंखें चमक रही थी। नहीं, मैंने उसकी जान नहीं ली। उसका स्वर उत्तेजित था। बाहर हॉल में मैं नहीं थी, देवराज था। मैं खिड़की से उसे देख रही थी। देवराज ने पीटर का चाकू उठाया और उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसके मुट्ठी बंधे दाएं हाथ ने कल्पित चाकू से अपने पेट पर वार किया। खून का फुहारा सा छूट पड़ा और हरी घास पर फैलता चला गया। दीवार से सटे खड़े मेहता का सिर तनिक आगे आ गया। इसे फिर हेलुसिनेशन हो रहा है, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। अनीता उसकी बात सुनती प्रतीत नहीं हुई। मानसिक संघर्ष और आंतरिक वेदना के कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसकी हत्या नहीं की। अब तुम चुप करो। डॉक्टर ने उसका चेहरा अपने कंधे से सटा लिया। शांत हो जाओ। यह सच है? अजय ने पूछा। होना ही चाहिए, मुझे यकीन है, डॉक्टर बोला। जो इल्ज़ाम यह खुद पर लगा रही थी वो इसकी कल्पना और वहम थे, जबकि यह बयान हालात से काफ़ी हद तक मेल खाता है। यह असलियत की ओर लौट आई है। यह पहले से भी ज़्यादा पागल हो गई है। मेहता बोला। अगर तुम समझते हो इन बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम इससे भी ज़्यादा पागल हो। मत भूलो कि मैं वकील हूँ। तुम क्या हो पता चल चुका है, डॉक्टर ने कहा और पलटकर उसकी पत्नी से बोला। आओ अनीता, मैं तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध देता हूँ, फिर तुम कपड़े बदलकर मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें नर्सिंग होम ले जाऊँगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे मेरे ही कमरे में लॉक करके रखा जाता है। तुम अपने कमरे से खिड़की तोड़कर निकली थी? डॉक्टर ने पूछा। उसी चक्कर में तुम्हारी टांग में चोट आ गई? हाँ। डॉक्टर ने एक बांह से उसे सहारा दिया
दूसरा हाथ मेहता की ओर फैला दिया। अपनी पत्नी के कमरे की चाबी दो, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। मेहता ने चुपचाप जेब से चाबी निकालकर उसे दे दी। डॉक्टर अनीता मेहता को सहारा दिए प्रवेश हॉल से गुजरकर अंदर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद मेहता ने राहत की गहरी सांस ली। अगर मैं पहले से वो सब जानता होता तो अब जानता हूँ मैंने यह नहीं करना था, वह पराजित भाव में बोला। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका सही पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते। मानव स्वभाव भी उन्हीं में से एक है। हम समझते हैं हर एक चीज़ से निपट सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं और करते रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव हमारी दिमागी ताकत को तोड़कर रख देता है। कुछ दिन या कुछ ही हफ्तों में हर एक चीज़ बदल जाती है। कुछ ऐसा नहीं रहता जिसके लिए संघर्ष किया जाए, नतीजे के तौर पर सब खत्म हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ है। तुमने पीटर की हत्या क्यों की थी? अनीता ने बताया था। जब मैं यहाँ पहुँचा वह पीटर का सिर गोद में रखे सो रही थी और उसे किस करते हुए होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर मेरे अंदर नफरत का तूफान उठ खड़ा हुआ। इसे अचानक आवेश में आकर किए जुर्म का जामा पहनाने की कोशिश मत करो। उन दोनों के ताल्लुकात के बारे में तुम बहुत पहले से जानते थे। इस बात से इनकार मैं नहीं करता। मेहता ने अपने खड़े होने की पोजीशन बदली, मानो अपनी कहानी में बदलाव लाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। पिछले साल विशालगढ़ में पीटर अनीता के संपर्क में आया था। अनीता मुझसे तलाक लेने के लिए वहाँ के वकीलों की सलाह लेने गई थी, लेकिन उसकी बजाय पीटर की वजह से वह गैम्बलिंग के चक्कर में पड़ गई। अनीता ने जितना भी पैसा वहाँ हारा उसमें पीटर की भी कमीशन थी और अनीता करीब 12 लाख रुपए हारी थी। जब उसके पास पैसा नहीं रहा तो पीटर ने कुछ दिन उसे अपने फ्लैट में भी साथ रखा। मुझे किसी तरह पता चला तो मैं वहाँ गया और बड़ी खुशामदी की कि वह वापस घर लौट चले, मगर वह आना नहीं चाहती थी। मुझे पीटर को भी अनीता को वापस भेजने के लिए पैसा देना पड़ा। अजय को उसके कथन की सच्चाई पर कोई शक नहीं था। किसी भी आदमी ने अपने ही खिलाफ ऐसी कहानी नहीं करनी थी, लेकिन खुद मेहता अपने शब्दों पर यकीन करता प्रतीत नहीं हुआ। बेजान से शब्द उसके मुंह से यूं निकल रहे थे मानो वह दूर कहीं किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हुए ऐसे हादसों की रिपोर्ट दे रहा था जो जुबानी याद तो थी मगर उसे समझ वह नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं किया। हम दोनों ही पूरे बदल गए थे। उसने कहना जारी रखा, यह कोठी मैंने अनीता के लिए ही बनवाई थी और इसे बनवाने में मेरी तमाम जमा पूंजी लग गई, लेकिन यहाँ एक छत के नीचे रहते हुए भी मानो शीशे की एक दीवार हम दोनों के बीच खिंच गई थी। हम एक दूसरे को देख तो सकते थे मगर सही मायने में बातें नहीं कर सकते थे। हमारी हालत अलग अलग पिंजरों में बंद दो जानवरों जैसी थी। हमारा व्यवहार भी दिनों दिन अजीब होता गया। अनीता कपड़े फाड़ लेती और फर्श पर लेट जाती, हाथ पैर पटकती और चीखती हुई अपना चेहरा नोच डालती थी। मैं उसे देखकर गालियां बकता था और कह लगाता था। इसके बावजूद हम अपनी अपनी जगह खुश थे। फिर एक रोज़ करीब 6 महीने पहले पीटर यहाँ आ पहुँचा। तब तक अनिल दीवान के अवशेष खोदकर निकाले जा चुके थे और पीटर इस बारे में अखबारों में पढ़ चुका था। वह जानता था वे अवशेष किसके थे। उसने यह सूचना मुझे दे दी। वह तुम्हारे पास ही क्यों आया? इसका सीधा सा जवाब है, अनिल ने उसे बता दिया था कि मैं मालती दीवान का अटॉर्नी हूँ। अनीता में उसकी दिलचस्पी की वजह भी यही रही हो सकती है। वह यह भी जानता था कि अनीता ने जुए में जो रकम हारी थी उसकी वजह से मैं आर्थिक कठिनाइयों में फंस गया था। पीटर को अपनी योजना के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत थी। अकेला उसे अमल में वह नहीं ला सकता था। वह जान गया था कि मैं दूर तक सोचने वाला बेहद चालाक आदमी हूँ। तुम्हारे बारे में यह भी वह जानता था, अजय ने मन ही मन कहा। तुम एक ऐसे खुदगर्ज और बेईमान आदमी हो जिसे न सिर्फ झुकाया बल्कि मोड़ा भी जा सकता था। दत्ता इस तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है? उसने पूछा। अमरीश दत्ता? इस योजना से कोई ताल्लुक उसका नहीं था। उसका इस सारे मामले से इकलौता रिश्ता यह था कि अनीता उसकी 6.5 लाख रुपए की कर्जदार है। यह रकम उसने अनीता को प्रोनोट्स दिखाकर अपने जुआ घर में जुआ खेलने के लिए उधार दी थी। दत्ता अपनी रकम लौटाने के लिए बराबर दबाव डाल रहा था। अंत में नौबत यहाँ तक आ गई कि वह मेरी और अनीता की तगड़ी पिटाई कराने की धमकी देने लगा।
मेरे लिए किसी भी तरह पैसे का इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी था, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। यह ड्रामा बंद करो देवराज। इस साजिश में तुम अचानक शामिल नहीं हुए। तुम महीनों तक इस पर सोच विचार करते रहे हो। इससे मुझे भी इनकार नहीं है। इस पर काफ़ी काम किया जाता था। पीटर की आइडिया में शुरू में बहुत ज़्यादा दम मुझे नज़र नहीं आया। हालांकि वह इस आइडिया पर करीब 6 साल पहले से ही विचार करता रहा, जब मंजुल से नेपाल में अचानक उसकी मुलाकात हो गई थी। वह चंदनगढ़ से अनिल दीवान को जानता था। लड़के को उसकी डुप्लीकेट कॉपी के रूप में पाकर वह हैरान रह गया। उसकी इस समानता को किसी प्रकार भुनाने की उम्मीद में लड़के को नेपाल से टनकपुर तक भी ले आया था, मगर फिर वह खुद पुलिस के लफड़े में फंस गया और लड़का भाग गया। लड़का कहाँ था उसे पता नहीं लग सका, लेकिन उसे यकीन था कि अगर मैं पैसे से उसकी मदद करूं तो वह दोबारा लड़के को ढूंढ सकता था। और जैसा कि तुम भी जानते हो, पीटर ने नैनीताल में स्कूल जाकर उसे ढूंढ भी लिया। करीब 5 महीने पहले में मैं खुद नैनीताल गया और कॉलेज के एक नाटक में स्टेज पर उसे अभिनय करते देखा। लड़का बेहतरीन एक्टर है, होशियार और संजीदा भी है। उससे बातें करके मुझे यकीन हो गया कि वह इस साजिश को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दे सकता था। मैंने बम्बई के एक प्रोड्यूसर के तौर पर उसे अपना परिचय देते हुए कहा था कि उसके टैलेंट को फिल्मों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वह इस झांसे में आ गया। मेरे दिए गए 5,000 रुपये रख लिए तो उसे इस काम के लिए रजामंद करना भी मुश्किल नहीं हुआ। उसके लिए उसकी कहानी मैंने तैयार कर दी। यह बड़ा ही पेचीदा काम था। सबसे बड़ी समस्या थी उसकी नेपाली बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने न आने देना। महरौली में अनाथालय में आग लगने की घटना की पूरी जानकारी मुझे थी। उसे मंजुल की कहानी में मैंने फिट कर दिया, लेकिन मैं जानता था इस साजिश की कामयाबी सबसे ज़्यादा खुद उसी पर निर्भर करती थी। अगर उसे अपना रोल सही ढंग से निभा दिया तो वह करोड़ों की इस साजिश में सबसे बड़ा हिस्सा पाने का हकदार बन जाएगा। अपने हिस्से के तौर पर मेरी अपनी मांग ज़्यादा बड़ी नहीं थी। विशालगढ़ में दीवान सिनेमा और उससे जुड़ी दीवान मार्केट उसने मुझे दे देने थे। उसे गौर से देखता अजय समझने की कोशिश कर रहा था कि उस जैसे तेज दिमाग, सुलझे हुए और बहुत सही ढंग से सोचने वाले आदमी का यह अंजाम कैसे हो गया। कोई ऐसी बात थी जिसने उसके दिमाग को रचनात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया था। शायद अपनी काबिलियत पर यह उसका खोखला घमंड था जो अभी तक भी उस पर सवार था। आमतौर पर हर एक बड़े जुर्म को शताब्दी का सबसे बड़ा जुर्म करार दे दिया जाता है, मेहता कह रहा था, लेकिन यह सही मायने में सबसे बड़ा और अपने आप में अनोखा जुर्म होना था। करोड़ों की जायदाद और कारोबार की एक ऐसी जालसाजी जिसमें किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना था। लड़के ने बस अपना पता लग जाने देना था और तथ्यों को अपनी कहानी कहने देना था। तथ्यों को? अजय ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन से तथ्यों की बात कर रहे हो? उन तथ्यों को जो सामने मौजूद हैं, मेहता ने कहा। मैं वकील हूँ, कोई दार्शनिक नहीं, और हम वकील सच्चाई या वास्तविकता के आधार पर धंधा नहीं करते। कौन जानता है सच्चाई क्या है? हम सामने मौजूद या जाहिर तथ्यों से अपना काम चलाते हैं। इस मामले में तथ्यों के साथ बहुत ही मामूली छेड़छाड़ की गई। डॉक्यूमेंट्स की तो कोई जालसाजी की ही नहीं गई है। बस लड़के को अपने बचपन और माँ बाप के बारे में 2-4 झूठ बोलने पड़े थे, मगर 2-4 झूठ से क्या फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पर उस सूरत में जबकि मिसेस दीवान उसे अपना असली पोता समझकर बेहद खुश है। अब अगर वह उसे अपना वारिस मानकर अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ जाती है तो यह उसका अपना जाती मामला है। उसने नई वसीयत बनवा ली है? हाँ, मगर मेरा कोई दखल उसमें नहीं है। मैंने उससे कह दिया था कि इस काम के लिए दूसरा कोई वकील कर ले। क्या ऐसा करना समझदारी थी? बेशक। कैसे? इसलिए कि मालती दीवान को जितना अच्छी तरह मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, वह खुद भी नहीं। उस जिद्दी बुढ़िया की सबसे खास बात यह है, जो करने की उसे सलाह दी जाती है उसका उल्टा ही हमेशा वह करती है, और उसकी इस आदत पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। मैंने उससे नई वसीयत बनवा दी, बार बार यह कहकर कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे अनिल का पता लगवाने को रजामंद कर लिया, यह बताकर कि यह एकदम होपलेस केस है। मैंने तुम्हें इंगेज करने के लिए उसे तैयार कर लिया।
प्राइवेट डिटेक्टिव को एंगेज करके पूरा विरोध करके। उसके दिमाग में किस बात को कब और किस ढंग से बैठाना है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? दत्ता बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। अगर मैं खुद लड़के को ढूंढकर पेश करता तो उसे तगड़े शक की निगाहों से देखा जाना था। मुझे यह काम किसी दूसरे आदमी से ही कराना था, किसी ऐसे आदमी से जिसमें इस काम को करने की पूरी काबिलियत हो, जिसकी इमेज सही हो और जिस पर पूरा भरोसा मैं कर सकूं। तुम्हारी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मैंने यह भी सोचा था कि अगर हम तुम्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए तो किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, और अगर तुम्हें बेवकूफ़ हम नहीं बना सके तो मेरा ख्याल था कि दोस्ती का वास्ता देकर तुम्हें मना लूँगा और अपने साथ मिला लूँगा। प्रवेश द्वार का दूसरा दरवाज़ा खुला और अनीता मेहता और डॉक्टर मलान अंदर आ गए। अनीता डिप्रेस्ड और थकी सी थी, उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। डॉक्टर ने वहाँ से उसे सहारा दिया और दूसरे हाथ में चमड़े का सफ़ेद सूटकेस पकड़ा हुआ था। मेहता ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है डॉक्टर, अजय बोला। आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, वे लोग पहुँचने वाले होंगे। अनीता को वापस नर्सिंग होम ले जा रहा हूँ ताकि इसकी सही ढंग से देखभाल की जा सके। मुझे उम्मीद है अब यह बिल्कुल बदल जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है, मेहता ने कहा। डॉक्टर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मेहता ने पुनः कोशिश की। गुड बाय अनीता, वह बोला। आई रियली विश यू वेल। अनीता के चेहरे पर कसाव सा पैदा हो गया, लेकिन अपने पति की ओर उसने देखा तक नहीं। वह डॉक्टर के साथ चली गई। अजय को मेहता से हमदर्दी सी हो आई। अपनी पत्नी को संभाल पाने के काबिल वह नहीं था। उसकी अपनी कमजोरी और पत्नी की ज़रूरत ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। फिर उनके बीच पीटर आ गया और पति पत्नी के रिश्ते की उनकी पूरी इमारत भर भरा कर गिर पड़ी। चालाक मेहता उसके मनोभावों को ताड़ गया। मुझे तुम पर ताज्जुब हो रहा है अजय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सख्त हो जाओगे। तुम दोस्तों की मदद करने वाले आदमी हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।